सोचिए, एक ऐसी अदृश्य दुनिया के बारे में जो हर जिंदा चीज को बनाती है, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी वेल तक। ये दुनिया है कोशिकाओं की, यानी सेल्स की, जो असल में जीवन की सबसे बुनियादी ईंटें हैं। ये इतनी छोटी हैं कि हमें आंखों से दिखती भी नहीं, लेकिन कमाल की बात यह है कि जीवन के सारे रहस्य इन्हीं के अंदर छिपे हुए हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी चीज को जिंदा बनाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को उलझाए रखा है। और इसका जवाब जानने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप के लेंस से एक छिपी हुई अनोखी दुनिया के सफर पर चलना होगा। ये कहानी शुरू होती है साल 1665 में। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने बनाए हुए एक पुराने से माइक्रोस्कोप से कॉर्क की एक पतली सी परत को देखा, और उन्हें जो दिखा वो हैरान करने वाला था। मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे। उन्होंने इन्हें सेल नाम दिया, जिसका लैटिन में मतलब होता है छोटे कमरे। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने अनजाने में ही जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का पहला सुराग खोज लिया था। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम एक कमाल की यात्रा पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि वो पहली खोजें कौन सी थी जिन्होंने इस अदृश्य दुनिया का दरवाजा खोला। हम जीवन की नींव यानी सेल थ्योरी को भी समझेंगे। फिर हम एक सेल के अंदर के हलचल भरे शहर की सैर करेंगे, सेल्स की अलग अलग किस्मों को जानेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि जिंदगी खुद को आगे कैसे बढ़ाती है। तो सबसे पहले चलिए उस पल में वापस चलते हैं जब इंसानों ने पहली बार इस अनदेखी दुनिया की एक झलक पाई थी। ये वो दौर था जब हर नई खोज दुनिया के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल रही थी। हुक ने जो देखा था वो तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उन्होंने मरी हुई कोशिकाओं को देखा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1674 में ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी में तैरते हुए जिंदा छोटे छोटे जीवों को देखकर दुनिया को चौंका दिया। फिर करीब 200 साल बाद श्लाइडन और श्वान ने इन सभी बातों को जोड़ा और कहा, कुछ चीजें नहीं बल्कि दुनिया के सारे पेड़ पौधे और जानवर कोशिकाओं से ही बने हैं। और आखिर में 1855 में विर्चो ने इस पहेली का आखिरी टुकड़ा जोड़ा कि कोशिकाएं कहीं से भी अचानक पैदा नहीं होती, वो हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। ये सभी क्रांतिकारी विचार जब एक साथ आए तो उन्होंने मिलकर बायोलॉजी की सबसे मजबूत नींव रखी, जिसे हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। और इसने जीवन को समझने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। ये थ्योरी 3 बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त विचारों पर टिकी है। पहला, हर जिंदा चीज सेल्स से बनी है। दूसरा, सेल ही जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है, जो उसका ढांचा भी बनाती है और उसके सारे काम भी करती है। और तीसरा, हर नया सेल हमेशा एक पुराने सेल से ही पैदा हो सकता है। जानते हैं, आज भी बायोलॉजी की पूरी इमारत इसी नींव पर खड़ी है। तो अब जब हम नींव को समझ गए हैं, तो चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं। एक सेल के अंदर की दुनिया पता है कैसी है? एक हलचल भरे चलते फिरते शहर जैसी, जहां हर हिस्से का एक खास काम है और सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम चलाते हैं। तो ये देखिए, ये एक एनिमल सेल है। पहली नज़र में शायद ये थोड़ा बिखरा हुआ लगे, लेकिन सच तो ये है कि ये एक बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज्ड शहर है। इसके अंदर की हर चीज़, जिसे ऑर्गेनेल कहते हैं, उसका एक खास काम है, जो सेल को जिंदा और एक्टिव रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। हर शहर का एक कंट्रोल सेंटर होता है ना, एक सिटी हॉल जैसा। सेल में इस जगह को कहते हैं न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। यही है वो कंट्रोल सेंटर जिसके अंदर पूरे शहर का ब्लूप्रिंट रखा है, यानी डीएनए, हमारा जेनेटिक कोड। और यही कोड सेल की हर एक गतिविधि को कंट्रोल करता है कि उसे क्या बनना है, कैसे बड़ा होना है और कब खुद को बांटना है। अच्छा, अब किसी भी शहर को चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली, एनर्जी। सेल को ये एनर्जी मिलती है उसके पावर प्लांट से, जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये खाने को एटीपी नाम की एनर्जी में बदलते हैं, जो सेल के हर काम के लिए ईंधन की तरह काम करती है। इसीलिए तो इन्हें सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। शहर है तो फैक्ट्रियां और सड़कें तो होंगी ही। सेल के अंदर राइबोसोम ऐसी ही फैक्ट्रियां हैं जो प्रोटीन बनाती हैं, यानी सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर एक बड़ा सा हाईवे सिस्टम है जो इन प्रोटीन्स और फैट्स को प्रोसेस करता है और उन्हें पूरे शहर में जहां जरूरत हो वहां पहुंचाता है। फैक्ट्री में सामान बन गया, सड़कों से गुजर गया। अब क्या? अब बारी है पोस्ट ऑफिस की। ये काम करता है गोल्जी उपकरण। ये ईआर से आने वाले प्रोटीन और फैट्स को लेता है, उन्हें सॉर्ट करता है, फाइनल टच देता है और फिर सही पते के लिए पैक कर देता है।
चाहे वो पता सेल के अंदर का हो या शहर से बाहर भेजने के लिए हो। अब इतने बड़े शहर में साफ सफाई का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। ये जिम्मेदारी है लाइसोसोम की। ये सेल के रिसाइकलिंग और कूड़ा घर हैं। ये पावरफुल एंजाइम से कचरे और पुराने पड़ चुके हिस्सों को तोड़ देते हैं। लेकिन इनका एक और काम भी है। अगर कोई सेल बुरी तरह डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम फटकर उसे खत्म कर देते हैं। इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो ये तो था सेल सिटी के अंदर का एक टूर। लेकिन एक बात है, सारे सेल्स एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। तो चलिए अब वापस जूम आउट करते हैं और सेल्स की इस विशाल दुनिया में उनकी एकता और कमाल की विविधता को देखते हैं। दुनिया भर के सेल्स को हम दो मेन टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, जैसे कि बैक्टीरिया। सोचिए, ये जिंदगी के पुराने सिंपल खिलाड़ी हैं, जिनमें न तो कोई असली न्यूक्लियस होता है और न ही कोई दूसरे अंग। और दूसरी टीम है यूकैरियोटिक सेल्स की। ये एडवांस्ड खिलाड़ी हैं, जिनसे पौधे, जानवर और हम सब बने हैं। इनमें एक अच्छा खासा न्यूक्लियस भी होता है और वो सारे ऑर्गेनेल भी, जिनकी हमने अभी अभी सैर की। अब यूकैरियोटिक टीम के अंदर भी अलग अलग तरह के खिलाड़ी हैं। यहां देखिए, एक तरफ है प्लांट सेल और दूसरी तरफ एनिमल सेल। दोनों में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जैसी काफी चीजें कॉमन हैं, लेकिन कुछ बहुत जरूरी फर्क भी हैं जो पौधों को जानवरों से एकदम अलग बनाते हैं। प्लांट सेल्स में 3 ऐसी खास बातें हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं मिलती। पहली, एक मजबूत बाहरी दीवार जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो उसे सहारा देती है। दूसरी, क्लोरोप्लास्ट। ये पौधों का किचन है जहां सूरज की रोशनी से खाना बनता है। और तीसरी, एक बहुत बड़ी सेंट्रल रसदानी जो पानी स्टोर करती है और सेल को टाइट रखती है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। अगर हर जिंदा चीज सेल से बनी है, तो ये नए सेल्स आखिर आते कहां से हैं? चलिए देखते हैं कि जिंदगी खुद को कैसे कायम रखती है। जैसा कि विर्चो ने बहुत पहले कहा था, सेल्स कहीं आसमान से नहीं टपकते। हर एक नया सेल हमेशा अपने पिछले सेल से ही आता है, और ये होता है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से। जब शरीर को बड़ा होना होता है या कहीं चोट ठीक करनी होती है, तो सेल्स माइटोसिस नाम का एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक पेरेंट सेल बंटकर 2 बिल्कुल एक जैसी डॉटर सेल्स बनाता है, एकदम फोटोकॉपी जैसा। इससे ये पक्का हो जाता है कि शरीर के हर नए सेल में बिल्कुल वही जेनेटिक जानकारी हो। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग और खास प्रोसेस होता है, जिसे मियोसिस कहते हैं। ये 2 नहीं बल्कि 4 अनोखी कोशिकाएं बनाता है, और हर एक में जेनेटिक जानकारी आधी होती है। यही वो प्रक्रिया है जो जेनेटिक विविधता पैदा करती है, जो किसी भी प्रजाति को जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर का हर एक सेल, किसी पेड़ का हर एक पत्ता, ये सब एक ऐसी जंजीर का हिस्सा है जो कभी टूटी नहीं और जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। हर सेल एक पुराने सेल से ही आया है। पर यह बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर हर सेल एक सेल से ही आता है, तो वो सबसे पहला सेल, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें जीवन की असली शुरुआत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।